हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज विलियन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ते हैं। देखिए, विलियन जो मैंने आपको जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। वो चीज़ें थी कुछ ऐसे कि जैसे मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोल भिन्न क्या होती है, ठीक है। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है, मोल निकालना सिखाया था। जैसे ग्राम में कोई द्रव्यमान दे रखा हो तो उसका मोल कैसे निकालें। मान लो परमाणुओं की, अणुओं की या आयनों की संख्या दे रखी हो तो उसके मोल कैसे निकालें। मान लो किसी का आयतन दे रखा हो तो उसका मोल कैसे निकालें। तो मैंने 3-4 तरीके से आपको मोल निकालना भी सिखाया था। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आपके डायरेक्टली कभी भी नहीं आने वाली है। आपके इस बार 12th के एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली नहीं आने वाली है। मोलरता आपके डायरेक्टली आ सकती है, लेकिन नॉर्मलता, मोल भी ये डायरेक्टली नहीं आएगी। ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से परेशान करेगी, ठीक है। जैसे आज का टॉपिक हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, तो वहाँ पर आपके ये काम में आएगी, ठीक है, मोल भिन्न जो है। फिर उसके बाद राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोल भिन्न काम में आएगा। फिर जैसे अगला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत रसायन का, तो उसमें आपके नॉर्मलता काम में आएगी। तो इसे कहीं ना कहीं ये रिलेट करती हुई काम में ज़रूर आएगी, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको जो पुराने वाले जो न्यूमेरिकल है वो करवाता हूँ। पहले मैंने कल वाली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 23 ग्राम सोडियम, क्वेश्चन था 23 ग्राम सोडियम 2 लीटर विलियन में यदि घुला हुआ है, 23 ग्राम सोडियम 2 लीटर विलियन में यदि घुला हुआ है तो उसकी मोलरता और नॉर्मलता बताइए। देखिए, मैंने आपको मोलरता और नॉर्मलता जब करवाई थी तो मैंने नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर एन फैक्टर, ये क्या है, मोल नहीं है बल्कि क्या है, एन फैक्टर इनटू मोलरता। क्या ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, आपको याद है ये वाली बात। अब देखिए, जो ये एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर आपको ज्ञात करना आना चाहिए था। यानी किसी भी को अगर किसी परमाणु की पूछी है तो उसकी संयोजकता लगा दो। जैसे सोडियम की पूछे तो 1 लगा दो, मैग्नीशियम पूछे तो 2 संयोजकता होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। इस तरह से उनकी संयोजकता लगा दो। मान लो किसी आयन की दे रखा हो तो उस आयन पे जितना चार्ज, जैसे मान लो आपको SO4 का पूछे, SO4-2 का पूछे मान लो आपसे, तो SO4-2 पे चार्ज कितना है, -2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे NaCl पूछे तो NaCl पे टोटल कैसे कर सकते हो आप, NaCl पूछे तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि ये कोई आपके पास लवण है तो उस लवण में जितना पॉजिटिव धनावेश ऋणावेश आता है वही हम करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना था। अब देखिए, आपके पास मोलरता निकालने का फॉर्मूला जो था वो क्या था, कैपिटल M बराबर W/MB इंटू 1/V लीटर में, ये वाला फॉर्मूला था। देखो, आपको W दे रखा है 23 ग्राम, ठीक है। MB सोडियम का कितना होता है, 11 दूना 22 और 1 23, क्योंकि सोडियम का 1 ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 1 लीटर में कितना दे रखा है, आयतन 2 लीटर दे रखा है, ये लो लीटर में दे रखा है, मैंने लीटर कर दिया। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर आपने यहाँ पर 1000 क्यों नहीं लिखा। बेटा 1000 तब लिखता जब नीचे ml में होता। मैं इसको ml बनाना चाहूँ तो 2 लीटर को 2000 ml बना सकता हूँ। तो बात वही आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, समझ गए। जब नीचे वाला ml में हो तभी ये ml में लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। देखो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1/2, यानी 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ। ये लो 0.5 इसकी मोलरता हो गई। अब आपको पता है सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो एन फैक्टर सोडियम के लिए कितना होगा, 1 होगा। तो एन बराबर 1 गुणा m, मतलब m ही हो जाएगी n भी। तो यहाँ पर n बराबर ही क्या है, आपकी m है, तो n का मान भी कितना हो जाएगा, 0.5 n। यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए आप। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन था आपका 1 kg जल में 1 किलोग्राम जल में मोल कितने होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोग्राम जल में मोल कितने होंगे, तो ज़रा बताइए। देखिए 1 किलोग्राम जल में मोल कितने होंगे, कमेंट करके बताओ फटाफट, किसका आंसर कितना आया। देखिए 1 किलोग्राम अपने से जल पूछा है, उसके मोल निकालने थे, तो मैंने आपको मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। अगर द्रव्यमान दे रखा हो, मतलब 1 किलोग्राम दे रखा है, किलोग्राम को ग्राम में बदल लूँ, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटा जल के मोल पूछा है, मतलब अणुभार यहाँ आएगा। एन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान H2O का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का कितना, 2 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 1 ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा। इसमें 18 का भाग लगा दूँ, एन आ जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा,
देखो 18.90 55.5 m कितने मोल हो जाएंगे, इतने मोल हो जाएंगे, 55.5 मोल आंसर इसका आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका H2SO4 के 5 मोल का द्रव्यमान। अब की बार क्या दिया है, H2SO4 के 5 मोल का द्रव्यमान पूछा है, 5 मोल का स्मॉल w पूछा है इसने। अब देखिए 1 मोल का मैं निकालूं तो 5 को उससे गुणा कर दूं। देखिए यही निकालना है, इस बार निकालना क्या है, देखो जैसे n बराबर W/mb होता है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कितना, 5, W आपसे पूछा है और mb आप जानते हो H2SO4 का। H2SO4 का अगर मैं mb निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का कितना 2, 1 सल्फर का कितना 16 पे आती है सल्फर, तो 16 का कितना 32 प्लस 32, ऑक्सीजन कितने पे आती है 8 पे, और 8 का कितना होगा 16, 16 चौकू 64। देखो 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 हो गया, इसमें 98 ये कर दो। अब आपको निकालना क्या, W निकालना है तो निकाल लो यहाँ से, W बराबर 98 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो एक शॉर्ट फटाफट करने का एक तरीका होता है, मान लो इसको मैं 10 से गुणा करता तो क्या 980 आता, क्या 980 आता, इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 980 का आधा कितना होता है बताओ, 980 का आधा कितना होता है 490 होता है क्या, ये 490 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ये लो W कितना आ गया 490 ग्राम, H2SO4 के 5 मोल में द्रव्यमान कितना होगा 490 ग्राम। अगला क्वेश्चन है पाँच एम बनाने के लिए NaCl का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा जब आयतन 5 लीटर हो। यानी आपको बनाना है, देखो आपको मोलरता पूछी है, मोलरता आपको दे रखी है, मतलब मोलरता वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लो W/mb इंटू 1/v लीटर में, क्योंकि आपको जो आयतन है वो किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। अब देखो 5 m यानी m की जगह 5 रख दूँ, W/mb, NaCl पूछा है तो NaCl का mb कितना हो जाएगा, यह आपका NaCl, सोडियम का कितना हो जाएगा 23, Cl का कितना 35.5, 17 पे आती है, 17 दूना 34, 35.5 होता है इसका, ठीक है। याद रखना क्लोरीन का कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, 58.5 यहाँ रख दूँ, 58.5 इंटू 1/v लीटर में कितना लीटर दे रखा है आपको, 5 लीटर दे रखा है। अब देखो W अपने को निकालना है, ग्राम में द्रव्यमान निकालना है NaCl का, बाकी की संख्या को उधर भेज दो, तो W बराबर 5 गुणा 5 गुणा 58.5/1, तो एक का तो कोई मतलब है नहीं, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो, क्योंकि एक का भाग देगी तो वही संख्या वापस आ जाएगी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 गुणा 58.5, इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपके 1462.5 ग्राम, यानी 1462.5 ग्राम, यानी 1.4 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। NaCl का द्रव्यमान कितना होगा 1.4 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए आज के। अब देखिए, अब बात करते हैं नए टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलेयता। क्या है विलेयता? देखिए विलेयता क्या होती है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यहाँ पर जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम नया, तो उसमें एक तो उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। विलेयता, अब विलेयता क्या होती है? देखिए विलेयता क्या होती है, किसी निश्चित ताप व दाब पर, क्या किसी निश्चित यानी एक फिक्स ताप व दाब पर, किसी निश्चित ताप व दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा है, उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। दोबारा से सुनना एक बार, परिभाषा लिख लो चाहे आप। किसी निश्चित ताप व दाब पर, किसी निश्चित ताप व दाब पर विलायक में या विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है। यानी ताप भी एक निश्चित होना चाहिए, दाब भी एक निश्चित होना चाहिए। अब देखिए विलेयता की जो बात करेंगे ना, वो किसमें बात करेंगे? द्रव में बात करेंगे। अब द्रव में कौन कौन विलेय हो सकता है? या तो गैस होगी द्रव में विलेय, या ठोस होगा। अब देखिए हम दो तरीके से पढ़ते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन विलेयता को बढ़ाते हैं और कौन विलेयता को घटाते हैं। तो दोनों का हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो
और एक तरफ पढ़ते हैं हम ठोस के लिए, किसके लिए, ठोस के लिए, और एक तरफ पढ़ते हैं हम गैस के लिए, यानी जब गैस द्रव में विलय हो और जब ठोस द्रव में विलय हो। यानी यहाँ पर ऐसे मान लो कि चीनी जब आपकी किस में, पानी में विलय है, और यहाँ पर मान लो कि आपके जैसे कोई भी गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, वो आपके जल में विलय है। तो गैस जब जल में विलय हो और जब चीनी जल में विलय हो, तब हम बात करेंगे कि विलयता को कौन कौन चीज़ें कैसे कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए दोनों के लिए मैं कॉमन पॉइंट की बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए कॉमन पॉइंट, पहला पॉइंट आपका जो है वो ये वाला है, विलय व विलायक की प्रकृति। क्या है, विलय व विलायक की प्रकृति। देखिए आपकी किताब में पता नहीं क्या क्या दे रखा है, आप दोनों आप वहाँ पर मैच कर लीजिए, आपको आंसर यही आएगा। घूम फिर के जो बात आनी है ना वो यहीं पर आएगी कि विलय व विलायक की प्रकृति। इसमें भी क्या होगा, विलय व विलायक की प्रकृति, विलय व विलायक की प्रकृति। अब देखिए ये कैसे प्रभावित करती है ये बताता हूँ। देखिए पहली बात ये है, समान समान को गोलता है। क्या होता है, समान समान को गोलता है। जल में केवल आयनिक जो होंगे वही घुलेंगे। जल में क्या होंगे, जो आयनिक होंगे वही घुलेंगे, जो सहसंयोजी होंगे वो जल में इतने नहीं घुलेंगे। ठीक है, जो ध्रुवीय होगा वो जल में घुलेगा और जो अध्रुवीय होगा वो जल में नहीं घुलेगा। चाहे वो ध्रुवीय गैस हो चाहे वो ध्रुवीय ठोस हो, वो जल में घुलेगा, और जो अध्रुवीय होगा वो जल में घुलेगा नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि आपके पास विलायक ध्रुवीय है और विलय भी ध्रुवीय है तो विलयता बढ़ जाएगी, चाहे वो ठोस हो चाहे गैस हो, दोनों की बात कर रहा हूँ साथ में। यदि आपके पास विलायक ध्रुवीय है तो विलय पदार्थ भी यदि ध्रुवीय है तो विलयता बढ़ जाएगी, और यदि दोनों अलग अलग है, विलायक मान लो आपके पास ध्रुवीय है और विलय अध्रुवीय आ गया, मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय का जोड़ा आ गया, तो वहां पर विलयता घट जाएगी। समझ गए। जैसे मैं बात करूँ आपके पास, जैसे आपके पास I2 हो, S8 हो, तो ये क्या करेंगे, ये कौन से हैं, अध्रुवीय है, तो ये CCl4 या CH2 में जल्दी से विलय हो जाएंगे। यहाँ पर विलयता क्या होगी, यहाँ पर विलयता सोल्युबिलिटी ऐसे दर्शा देता हूँ, ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये दोनों ही अगर मान लो जल में होते घुलनशील, तो यहाँ पर विलयता क्या होती है आपकी, घट जाती। समझ गए। यानी समान समान को घोलता है। ये बात समझ में आ गई क्या, विलय व विलायक की प्रकृति। अब आपके ठोसों के लिए कुछ अलग दे रखा है, गैसों के लिए कुछ अलग दे रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। देखिए जैसे आयनिक का खेल इसमें दे रखा है ठोस वाले में, कि अगर आयनिक होगा तो वो जल में ज़्यादा विलय होगा, सहसंयोजक होगा वो जल में कम विलय होगा, ध्रुवीय होगा वो जल में ज़्यादा विलय होगा, और अध्रुवीय होगा वो जल में कम विलय होगा। यहाँ पर गैस में विलय व विलायक की प्रकृति आपके अवशोषण गुणांक से दे रखी है। अवशोषण गुणांक यानी अवशोषण गुणांक जिसका जितना ज़्यादा होगा, अवशोषण गुणांक जिसका जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा विलय हो जाएगा। जैसे आपके NH3 का सबसे ज़्यादा दे रखा है, फिर उसके बाद आपके HCl का दे रखा है, सबसे लास्ट में आप देखोगे तो आपको N2O2 ऐसे मिलेगा। समझ गए आप, सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको N2 मिलेगा। N2 से पहले O2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर O2 फिर आपको N2 मिलेगा। तो यानी आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये कम विलय होंगे, इसलिए इनका अवशोषण गुणांक और कम होगा, तो ये जल में बहुत कम मात्रा में विलय होंगे। ठीक है, O2 रक्त में सबसे ज़्यादा विलय होती है। ठीक है, तो यानी जो इनके अवशोषण गुणांक पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ये ध्रुवीय और अध्रुवीय भी डिपेंड करेगा। ध्रुवीय होगा वो जल में ज़्यादा विलय होगा, और अध्रुवीय होगा वो जल में कम विलय होगा। ये तो हो गई आपके पहले पॉइंट विलय व विलायक की प्रकृति के आधार पे। देखिए दूसरा पॉइंट आता है आपका ताप का। क्या आता है दूसरा पॉइंट, ताप का। तो देखिए ताप है वो इसमें भी प्रभावित करता है और यहाँ पर भी प्रभावित करता है। दोनों जगह ताप का जो पॉइंट है वो दोनों जगह ही प्रभावित आपके करता है। देखिए यहाँ पर जो प्रभाव ताप देता है वो कुछ अलग तरीके से देता है, यहाँ पर ताप कुछ अलग तरीके से देता है। देखिए जो ताप है वो किस तरह से प्रभावित करेगा। देखिए ठोस में तो आपको डेल्टा एच यानी एंथैल्पी से देखना होगा। ठोस में तो क्या करोगे आप, डेल्टा एच के मान को देखोगे। अगर डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव है, डेल्टा एच का मान यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है डेल्टा एच का मान, और एक जगह होगा आपका पास डेल्टा एच का मान जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी 0 से कम होगा। तो देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है उष्मा शोषी। क्या है, उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा अंदर लेना। यानी जैसे मान लो मैं आपको, जैसे मान लो किसी पत्थर को तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, हथौड़े से मारूंगा, तो हथौड़े से मारूंगा तो मैं उसको उष्मा दे रहा हूं, यानी पत्थर के अंदर उष्मा जा रही है। समझ गए, तो ये क्या हो गया, उष्मा शोषी।
और अगर मान लो यहाँ पर उष्मा, ये क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है उष्मा सेपी। क्या है, उष्मा सेपी। अब देखिए उष्मा सेपी कैसे है, जैसे मान लो कि जैसे मैं किसी लकड़ी को जला रहा हूँ तो आग निकल रही है, तो आग क्या कर रही है, उष्मा बाहर दे रही है, तो वहां पर क्या होगा, उष्मा सेपी। ठीक है, तो देखिए उष्मा शोषी जहां पर भी होगा किसी रिएक्शन के लिए, अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, उष्मा शोषी होगा, यानी हम देने पे उसको तोड़ने के लिए हम उष्मा बाहर से देंगे, तो वो क्या करेगा, जल में ज्यादा विलय होगा, यानी उसको तोड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको तोड़ रहे हैं। जैसे मान लो चीनी को तोड़ा, वो उष्मा अगर मान लो शोषी हुई, चीनी को तोड़ने के लिए हमें अलग से वजन देने की आवश्यकता पड़ी, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएगी, अंदर ही अंदर टूटेगी तो ज्यादा घुल जाएगी, तो वहां पर क्या हो गया, उष्मा शोषी होता है। जितने भी लवण सार होते हैं, जैसे आपके जितने भी लवण होते हैं, सॉरी NH4, जैसे NH4Cl हो गया, ठीक है, जैसे आपके मान लो KNO3 हो गया, इस तरह की जो स्पीसीज है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, आपके डेल्टा एच पॉजिटिव में आ जाएगी। अब डेल्टा एच नेगेटिव यानी उष्मा सेपी, जैसे मान लो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अम्ल और जल को एक साथ घोला जाता है तो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी अम्ल या सार को घोल दूं, मान लो जैसे मैं जल में HCl डाल दूं सीधा सीधा, या H2SO4 डाल दूं, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जल्दी से रिएक्ट करेंगे और उष्मा बाहर उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो उष्मा सेपी जहाँ पर होगा उष्मा तो बाहर निकल जाएगी, उष्मा बाहर निकल जाएगी, इस वजह से क्या होगा, विलय कम होगा, यानी जो पदार्थ है वो तो बाहर निकल जाएगा। एक चीज बताओ मुझे, विलेयता ज्यादा कब होगी, विलेयता ज्यादा कब होगी, कोई चीज जैसे मान लो मैंने चीनी किसी पानी में डाली, वो चीनी उस पानी के अंदर पड़ी रहे तब ज्यादा विलय होगा, या वो चीनी उस पानी से बाहर निकल जाए तब ज्यादा विलय होगी, पानी के अंदर पड़ी रहेगी तभी ज्यादा विलय होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, उष्मा शोषी में अंदर जा रही है, टुकड़े टूट टूट के अंदर घुल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, उष्मा शोषी, इसलिए ज्यादा विलय है। और यहां पर जो है, यहाँ पर क्या होगी, वो चीनी बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी, उष्मा सेपी है इसलिए ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी, तो वहां पर विलेयता क्या होगी, आपकी घट जाएगी। बाकी का आपकी बुक्स में दे रखा है, आप पढ़ लीजिए, सेम टू सेम डिक्टो ऐसा ही मिलेगा आपको। अब देखिए बात करते हैं गैस की, तो गैस में देखिए थोड़ा कुछ उल्टा सिस्टम होता है, गैस में कुछ उल्टा सिस्टम होता है। अब गैस के जैसे ही अणु को, ये मान लो कोई गैस के अणु है, ठीक है, देखो ताप, गैस में क्या होता है, गैस के अणु क्या होते हैं, गैस के अणु बिल्कुल हल्के होते हैं, गैस के अणु हल्के होते हैं, तो जैसे ही इनको ताप दिया जाता है, ठीक, ताप दिया जाता है, तो इनकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर निकलते हैं, तो वही पहले वाली कंडीशन हो गई, यहाँ उसमें से पी वाली, यानी बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी लासेटिलीय नियम है, और ये भी लासेटिलीय के नियम से ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर आपके पास 11th क्लास की भी बुक है तो आप रासायनिक साम्य वाला चैप्टर निकालिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लासेटिलीय का नियम क्या था, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी स्थानांतरण जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह गति करने लग जाते हैं। जैसे ये गति करेंगे, मतलब खुला छोड़ दिया इनको, अब खुला छोड़ते ही ये बहुत दूर दूर गति करने लगते हैं, जैसे ताप मिलता है ये दूर दूर गति करने लगते हैं, और गति करने की वजह से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलेंगे तो बताओ विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, विलेयता घट जाएगी। एक दो अपवाद दे रखे हैं आपके, जैसे हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। अब आप बोलोगे सर इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखिए बेटा हाइड्रोजन गैस है, पर्पल हाइड्रोजन के मध्य पर्पल बॉन्डिंग होगी, तो पहले जैसे ही आप इनको ताप दोगे तो पहले क्या होगा, ताप देते ही ये टूटेगा हाइड्रोजन, H2 गैस पूरी एक साथ तो जानी ही चाहिए, हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन के रूप में निकलेगी ये, तो पहले हाइड्रोजन क्या होगा, टूटेगा, इसलिए ताप बढ़ाने पे पहले इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन सामान्यतः आपसे ये कहा जाए कि ताप बढ़ाने पे क्या होता है, तो गैस और ठोस दोनों कोई सी भी हो, आपको यही बोलना है, ताप बढ़ाने पे विलेयता जो होती है वो घटती है, ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती है, समझ गए, और दाब बढ़ाने पे विलेयता बढ़ती है। आपको ये भी लिख लेना है, साथ में ये नोट लगा के लिख लेना, ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती है और दाब बढ़ाने पे विलेयता बढ़ती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपके दाब का ही है, किसका है तीसरा पॉइंट, दाब का। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको ये कहूँ कि बेटा चीनी पे दाब लगाओ या पत्थर पे दाब लगाओ, दाब लगाने का मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे मान लो मैं इस पे दाब लगाऊं तो ऐसे दाब लगा रहा हूँ, समझ गए, ऐसे दाब लगा रहा हूँ, मान लो आप पे लगाओ ऐसे दाब लगा रहा हूँ, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर दाब लगाओ, तो दाब लगाने से बताओ क्या ये बोर्ड आगे पिचक जाएगा, क्या पत्थर पिचक जाएगा, क्या दाब लगाने से पत्थर पिचक जाएगा क्या, बताओ जरा मुझे, पत्थर नहीं पिचकेगा। लेकिन मैं दाब अगर मान लो जैसे सिलेंडर में जो गैस भरी है, अगर उस पर मान लो दाब लगाऊं तो क्या वो गैस तो थोड़ी कम हो जाती है, क्या गैस तो कम हो सकती है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका ठोस है, आपके ठोस पे दाब का प्रभाव नहीं होता है, दाब का प्रभाव
नहीं होता है, दाब का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस होता है वो क्या होता है, असंपीड्य होता है। क्या होता है, असंपीड्य होता है, यानी जो ठोस होता है उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। संपीड़ित का मतलब होता है उसे एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, उसे और ज़्यादा नहीं पिचका सकते हैं, क्योंकि ठोस में तो पहले ही अणु पास पास होते हैं, गैस में अणु दूर दूर होने की वजह से उसे ज़्यादा पिचका सकते हैं। इसीलिए गैस के अणुओं को दाब लगाने पे उनकी विलेयता बढ़ती है या घटती है, इसके आधार पे ही एक नियम आया था, और वो कौन सा था, हेनरी का नियम। तो देखिए ठोस की जो विलेयता थी वो 3 प्रकार से अपन ने देख ली। ठोस की विलेयता पहले देखी विलेय व विलय की प्रकृति के आधार पे, फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा वहाँ पर ताप के आधार पे, तीसरा पॉइंट देखा दाब के आधार पे। तो दाब तो इसमें कोई डिपेंड नहीं कर रहा था। अब आई आपकी गैस की, तो गैस की भी 2 देख ली, विलेय व विलय की प्रकृति के आधार पे, ताप के आधार पे, और तीसरा आपका क्या बचा, अब तीसरा आपका बचा हुआ है कौन सा, दाब। कौन सा बचा हुआ है, दाब। तो गैस के लिए दाब देखें तो देखिए गैस के लिए जो दाब होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए पहली बात तो ये है कि गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, इसका मतलब जैसे ही दाब बढ़ाएंगे विलेयता तो बढ़ेगी, जैसे ही दाब बढ़ाएंगे विलेयता तो बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। देखिए दाब से जो गैस की विलेयता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और इस प्रभाव को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हेनरी था। हेनरी ने कुछ ऐसा बताया कि जो गैस की विलेयता होती है वो क्या होती है, स्थिर ताप पे। देखिए ताप तो अपने को स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पे विलेयता घट जाती है। तो देखिए स्थिर जो ताप होता है, स्थिर जब ताप होता है तो आपका जो आयतन है, स्थिर ताप पे आपका जो आयतन है, स्थिर ताप पे आयतन भी स्थिर रहता है, आयतन भी दाब बढ़ाने पे परिवर्तित नहीं होता है, आयतन भी दाब बढ़ाने पर परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए आयतन की तो कोई समस्या रहेगी नहीं, अब दाब का खेल ही रहेगा। तो इसमें यह था कि इस हेनरी का जो नियम था उस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक में घुली हुई जो गैस है, विलायक में घुली हुई जो गैस या विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा, विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में डाला गया दाब, विलायक की सतह पर विलेय की मात्रा के द्वारा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में डाला गया दाब विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी जो विलेय की जो किसी, जैसे दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि देखो ताप तो स्थिर रहेगा, हेनरी के नियम में क्या होगा, ताप तो स्थिर रहेगा क्योंकि आयतन को कांस्टेंट करना है। अब इसने कहा कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा के द्वारा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में डाला गया दाब के समानुपाती होती है। यानी m जो विलेय की मात्रा है वो समानुपाती किसके होती है, p के होती है। यानी जो विलेय की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये किसकी मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा है। किसमें, विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा है। और ये दाब कौन सा है, विलेय के कणों के द्वारा लगाया गया दाब। किस पे, विलायक पे। किस पे, विलायक पे। तो देखिए ये नियतांक हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट राशि आएगी, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, kp। क्या हो जाएगा, m बराबर kp। अब देखिए k क्या होता है, हेनरी नियतांक। क्या होता है, हेनरी नियतांक। क्या होता है k, हेनरी नियतांक। अब देखिए आपके पास विलेय की मात्रा है k हो और p है, यानी m/p बराबर क्या हो गया आपका, k। समझ गए। यानी जो हेनरी नियतांक होता है वो क्या होता है, m/p बराबर, यानी विलेय की मात्रा और उसका जो दाब है उसके बराबर क्या होता है आपका, k होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि जो विलेय जो दाब है ये एक दूसरे तरीके से मोल भिन्न के रूप में भी इन्हें प्रभावित करता है। यानी हेनरी ने एक चीज़ तो ये बताई, एक चीज़ और बताई जो मोल भिन्न के रूप में बताई। और वो मोल भिन्न के रूप में कैसे बताई, जो आपका मोल भिन्न है ये इस तरह से निर्भर करता है। यानी हेनरी ने बताया कि जो यहाँ पर तो हेनरी ने कहा कि जो विलेय की मात्रा है वो दाब के सीधे समानुपाती होती है, यानी जो गैस का जो दाब है उसी के सीधे समानुपाती होती है गैस की मात्रा। लेकिन यहाँ पर हेनरी ने एक चीज़ और बताई कि अगर मान लो आपके पास मोल भिन्न के रूप में दे रखा हो, किसके रूप में दे रखा हो, मोल भिन्न के रूप में दे रखा हो, तो उन्होंने कहा कि जो गैस का आंशिक दाब है, क्या है, गैस का जो आंशिक दाब है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है।
यानी गैस का जो आंशिक दाब है P, आंशिक दाब क्या है P, वो उसके मोल बिन के समानुपाती होता है। अब आपको मोल बिन मैंने कल वाली क्लास में निकालना सिखाया था। मोल बिन क्या होता है, मान लो जैसे मुझे किसी एक कंपाउंड अक्स का निकालना है, तो अक्स के मोल बिन क्या होंगे, मान लो A और B दो कंपाउंड मिले हुए हैं, तो अक्स के मोल बिन क्या होंगे, Na/Na+NB, यही होगा ना आपका मोल बिन। तो इसी तरह से जो गैस का आंशिक दाब है, आंशिक होता है एक, जैसे विलियन का जो दाब है, गैस का जो आंशिक दाब है वह उसके मोल बिन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर नियतांक वही हेनरी नियतांक आएगा K/अक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे दाब तो बिल्कुल फिक्स है, वही रहेगा। अब जैसे जैसे K का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे K का मान बढ़ेगा, अक्स का मान घटेगा। यानी ये कह सकता हूं कि दिए गए ताप पर जैसे जैसे हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा उसकी विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब हेनरी के नियम की 2-3 सीमाएं थी, यानी हेनरी का नियम कब कब लागू नहीं हो रहा था, यानी वो सीमाएं ये थी कि एक तो दाब उच्च नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखो आप, आपकी वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी दे रखी है, नहीं दे, अगर आपको नहीं है आपके पास किसी के पास बुक तो आप लिख लीजिए। पहला तो है दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप निम्न नहीं होना चाहिए। दाब, जो आपका दाब है वो उच्च नहीं होना चाहिए, आपका जो ताप है वो निम्न नहीं होना चाहिए। एक जो गैस आपने जो विलेय वाली जो गैस मिलाई है विलायक में, वो ना तो संगुणित होनी चाहिए ना ही वियोजित होनी चाहिए, यानी वो ना तो उसमें ज़्यादा मिलनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बाहर निकलनी चाहिए। दूसरा, विलियन तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विलियन तनु होना चाहिए। यह आपका क्या था, हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम से आपको पता लग गया कि विलेयता को ये किस तरह से, गैस की जो विलेयता होती है उसको किस तरह से प्रभावित करता है। और हेनरी का नियम ठोस के लिए लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ठोस पे दाब का कोई रोल ही नहीं होता, और दाब का रोल नहीं होगा तो विलेयता पे कैसे प्रभाव करेगा। और हेनरी का नियम तो किसके लिए लागू होता है, गैस की विलेयता के लिए। ये बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है आपका वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो देखिए वाष्प दाब क्या होता है, विलेयता की तरह यही होता है। विलेयता भी निश्चित ताप पे, और ये भी क्या है, वाष्प दाब भी निश्चित ताप, यानी जो भी कोई होगी, जैसे किसी दाब आपकी बात करेंगे तो वो निश्चित ताप पे होगा, यानी कुछ पैमाने जो होते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं, उसी की तरह बात करेंगे। तो जो वाष्प दाब है वो होता है, वैसे तो सिंपल सी आपने 10th क्लास में छोटी सी परिभाषा पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब आप 12th क्लास में आ गए, वो छोटी वाली परिभाषा तो चलेगी नहीं, तो बिल्कुल एक सीधी सिंपल वे में परिभाषा वही है, बस उसमें कुछ अच्छे वाले वर्ड ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपकी एक बिल्कुल श्योर लाइन उससे बन जाए, बिल्कुल सीधी परिभाषा उससे बन जाए। तो देखिए निश्चित या स्थिर ताप पर, स्थिर या निश्चित ताप पर, कोई एक फिक्स ताप होगा, मतलब निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में गैस के अणुओं द्वारा, गैस के या द्रव की भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है गैस के, ये जो आपने मिलाया है उसके अणुओं द्वारा, ये मान लो जो आपने मिलाया है उसके अणुओं द्वारा उसी द्रव की अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यानी स्थिर या निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में गैस के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है।